हाय एवरीवन फ्रेंड्स, देखिए आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए आप मैं जो भी टॉपिक लेके आता हूँ सारे कंपटीशन के और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी टॉपिक मैं ऐसे कोई टॉपिक नहीं लेके आता हूँ जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना रहे एग्ज़ाम के देखते हुए, इसीलिए मैं वही टॉपिक से चूज करके लाता हूँ। आप और यूट्यूब चैनल पे देखते हुईएगा 50 वीडियो देखिएगा तो उसमें से आपको एक ही वीडियो पे लगेगा कि हाँ ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। लेकिन हम जो भी वीडियो डाले हैं आप उस वीडियो को एक एक करके एनालाइज करके आप देखिए, सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है और हर में से एक न एक सवाल आता है, चाहे कांग्रेस सेशन हो, चाहे गवर्नमेंट इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। इस प्रकार से मेरे सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट लाता हूँ कि आपको आने वाला एग्ज़ाम है वो हेल्पफुल है। ज़्यादा मैं लेंदी नहीं पढ़ाता हूँ इधर उधर करके आपको, और ना ही मैं कोई कॉमेडियन हूँ जो ऐसे बहुत सारे हर तरह से चैनल को क्रिएट करने के सब्सक्राइबर बनाने व्यूअर के लिए कराता है। तो ऐसा मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो देखिए उसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छा टॉपिक ले गया हूँ। इससे पहले बता दूँ कि आप अगर हमारे नए चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें, और फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट किया कीजिए क्योंकि अभी टारगेट पूरा नहीं हो रहा सब्सक्राइबर का। हम पूरा फुल क्लासेस लेके शुरू करने के लिए हम वेट कर रहे हैं कि फुल क्लास लाए आप लोगों के लिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिका और अलग अलग टीचर आएंगे अलग अलग जो पढ़ाएंगे, और मैं भी एक्टिव कोई सब्जेक्ट लेके आऊँगा। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। विदाउट सारी क्लासेस फ्री रहेगी, कोई मेंबरशिप या कुछ भी आपको नहीं पे, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा इस पर। सारी मैं आप ही लोग के हेल्प के लिए ही मैं ये चैनल क्रिएट किया हूँ। तो आप लोग सपोर्ट किया कीजिए तभी तो आप होगा, ये तो ऐसे कैसे चलेगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आप लोग शेयर वेयर किया कीजिए। तो चलिए आप वीडियो को मैं बिना देर किए शुरू करता हूँ। देखिए आज का टॉपिक है, आपको सारे कंपटीशन के इसीलिए बताया हूँ कि आज का टॉपिक इसलिए, इसको पहले तो बताऊँ ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। हाँ, भूगोल, और भूगोल में है इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी क्या होते हैं, इंडियन की इसमें क्या क्या आपको डिस्कस करेंगे कि इसका भौगोलिक क्षेत्र कितना है, कौन कौन कंट्री है नेबर इंडिया का जो बॉर्डर शेयर करता है, क्या इसका इसमें माउंटेन पासेस, ये सारे बातें सबको डिस्कस करूँगा। और जिससे आपको देखिए आप वीडियो पूरा फुल देखने के बाद आपको इतना लगेगा कि हाँ अब कोई भी ज्योग्राफी से या आए तो क्वेश्चन मेरा नहीं छूटेगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वो इस तरह से। तो इसी तरह से बहुत ही अच्छा लाया हूँ। चलिए अब देखिए, अब बिना देर के शुरू करते हैं। पहला देखिए, अब देख रहे हैं ऊपर है हेडिंग है इंट्रोडक्शन। देखिए आज का टॉपिक यही ज्योग्राफी का है। आपको सारे एक एक करके मैं को डिस्कस करूँगा। सारे बहुत ही एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम अगर देने जाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट देख रहे हैं उसके बारे में आपको है। सारे ऊंचे सागर होता है, हाई माउंटेन, आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल सागर क्या होता है, नेशनल सागर क्षेत्रफल जो होता है सी, उसमें कहाँ से कहाँ तक नेशनल होता है किसी कंट्री का और कैसे होता है। देखते हैं, शायद आप सुने होइएगा साउथ चाइना सी में जो चाइना के साथ जो बराबर डिस्प्यूट पूरा कंट्री में चल रहा है, उसका कोर्ट चीफ वो जो है, जो सीजीआई होता है ना, चीफ जस्ट इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है, उसमें केस चल रहा है चाइना का। तो कितना नॉटिकल माइल जो होता है, नॉटिकल माइल जो से नापा जाता है समुद्र की, तो कितना कहाँ तक रहता है और कैसे कितना नेशनल होता है आपका, कहाँ तक है, कितना मीटर, सारी कंडीशन को आज मैं शेयर करूँगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा आज का वीडियो टॉपिक जाने वाला है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे, टॉपिक पे। और चलिए बिना देर की आपको फिर शुरू करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक है, आप प्लीज़ इसको मिस नहीं कीजिएगा, कहे कि आपको खुद से होगा। मैं सारी क्वेश्चन का आज आपको जवाब दूंगा। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन आप देख लिए, कह रहा है भारत का विस्तार। भारत की अगर हम विस्तार की बात करें तो देखिए, भारत की अगर हम विस्तार की बात करें तो यही ना भारत के विस्तार में हुआ कि कितना नॉर्थ है, कितना डिग्री, कितना साउथ है, कितना ईस्ट है, कितना वेस्ट है। देखिए अगर हम नॉर्थ से शुरू, ईस्ट से अगर करें, देखिए ईस्ट से 97 डिग्री यानी कि 97 डिग्री 25 ईस्ट में है। वेस्ट में करें 68.7 ईस्ट में है, सॉरी आपको कुछ वेस्ट में है, ये वेस्ट है। और नॉर्थ की बात करें तो 37 माने डिग्री और 6 यानी कि नॉर्थ में है। इस प्रकार से साउथ की बात करें 8 डिग्री यानी कि 8 डिग्री और 4 नॉर्थ में है, साउथ में है। फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें पीडीएफ के फॉर्म में 1 मिनट आपको रुकिए। ये साउथ में है और ये वेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बात करें, अगर हम वेस्ट की बात करें तो देखिए वेस्ट में सबसे वेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो देखिए इसका ये है
गुवाहाटी गांव जो कच्छ में है, गुजरात की कच्छ जो है उसमें है। ये हो गया वेस्ट में। नॉर्थ में देख रहे हैं इंदिरा कोल, ये आपको एसआई में अभी हाल ही में आया था। एक इंदिरा पॉइंट होता है, इंदिरा कोल है। तो ये आपको देखिए आपको पहला ही क्वेश्चन आपको एसआई से आ गया। देखिए अगर मैं पहले क्रिएट किया रहता, अगर आप एसआई का एग्ज़ाम देते तो आपको क्वेश्चन यही से। फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मैं कितना एग्ज़ाम दिया, वेरियस एग्ज़ाम, स्टेट का, आरएस का हो, असिस्टेंट कमांडेंट का हो। मैंने फर्स्ट पेपर भी असिस्टेंट कमांडेंट क्लियर किया था, सेकेंड पेपर में नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे मैंने पेपर दिया, सारे एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर करता हूँ। वही क्वेश्चन लाता हूँ जो कंपटीशन के लिए अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए आपको पहला क्वेश्चन आ गया, एसआई से पहले ही क्वेश्चन आपको आ गया। अगर आता देखिए, और देखिए अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में देखिए कबिंदु गांव है जो है अंजाव जिला, आंध्र प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश है। फिर साउथ में देख लीजिए, साउथ का कन्याकुमारी जो है साउथ में, ठीक है। इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट है और ये इंदिरा कॉल है। ये अभी एसआई में ये आया था। अगर आप साउथ के पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट बोलिएगा, याद रखिएगा। साउथ में सबसे लास्ट में पॉइंट बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट बोलिएगा, ठीक है। देखिए अब पढ़िए, इसको कह रहा है, देखिए बता रहा है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु भारत में उत्तर से दक्षिण तक की दूरी पूर्व से पश्चिम की दूरी अधिक है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी कम होती जाती है, परंतु अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहती है। अगर ध्रुव के क्षेत्रों के से बढ़ने पर देशांतर की बीच की दूरी जो होता है वो कमती रहती है, और अक्षांश से बीच की दूरी बढ़ती, यानी कि समान रहती है, इक्वल रहती है। देखिए भारत का क्षेत्रफल अगर बात करें, देखिए कई आपको बराबर ये आता भी है, क्वेश्चन ये आता रहता है। क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए आप जीडी के देते हैं तो इसमें पूछता है। बिहार ऐसा ये सब में नहीं पूछेगा, क्योंकि थोड़ा बेसिक ज़्यादा हो गया है इसलिए। तो देखिए अगर क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए इसका लाख में 32,08,000 है। और देखिए विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.54% भारत का क्षेत्रफल है, यानी कि विश्व जो पूरा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड उसका 2.4% भारत है क्षेत्रफल की। और ऐसे भाग में बात करें तो ये 7वां स्थान है, विश्व का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। देखिए आगे आपको लिखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकतम क्षेत्र वाला देश कौन सा है। देखिए आपको ये भी आ गया। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, प्लीज़ आप पूरे वीडियो को नहीं स्किप कीजिएगा और पूरे वीडियो को अच्छा से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पहला बात करें तो रसिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है, 5वां, 6वां ऑस्ट्रेलिया है, 7वां इंडिया, 8वां अर्जेंटीना, 9वां काजाकिस्तान, अल्जीरिया। इस प्रकार से तो आपको देखिए 7 है इंडिया का। फिर हम बात करें आगे, भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ आबादी है। 2011 के सेंसस जानते हैं आप कब सेंसस होता है, यानी कि 1 डिकेड 10 साल पे सेंसस इसका होता है एक बार। तो 121 2011 के था, अभी तो बहुत 132 आई थिंक आपको 132 अभी का है, अभी का अभी देखें तो इतना करोड़ है, 132 करोड़। फिर बात करें जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या में बात करें विश्व पहला पे कौन है, चाइना है। चाइना जो है पहला स्थान पे है। इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूड का इम्पैक्ट बता रहा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री होने के कारण भारत में जलवायु, मृदा तथा वनस्पति से संबंधित विविधता, बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, पाई जाती है। और देखिए पाई जाती है विविधता जो होती है, बायोडाइवर्सिटी। और कर्क रेखा भारत को थोड़ा सा समझा दूँ कि भारत कह रहा है कि भारत अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री होने के कारण, यानी कि 30 डिग्री भारतीय जो अक्षांश जो विस्तार है वो होने के लैटिट्यूड, जिसको लॉन्गिट्यूड पढ़े हैं ना, तो वो होने के कारण ये इसका बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ज़्यादा सा, मृदा जलवायु के। कर्क रेखा भारत के 2 प्रमुख भागों में बांटती है। कर्क रेखा जानते हैं आप, भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तथा उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय के क्षेत्र में विस्तार है।
दो भागों में बांटता है, दोनों भाग को आपको बता दिए कि उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। और फिर भी भारत में उष्णकटिबंध मानसून जलवायु पाई जाती है, क्योंकि उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत साइबेरिया है। साइबेरिया उत्तर में हिमालय पर्वत होने के कारण यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसून पाई जाती है। ठीक है, साइबेरिया के कारण से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है। जो ठंडा हवा जो है वो साइबेरिया का जो इधर का देखिए है ना, ये पर्वत जो साइबेरिया है वो रोकता है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से गुजरती है। देखिए आपको कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कर्क रेखा आपको बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा था। पहले तो देखिए 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य से गुजरती देखिए, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने यानी कि 8 भागों से कर्क रेखा जो है ना वो गुजरती है। और इक्वेटर नहीं, इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर भारत से नहीं गुजरती है। कैप्रिकॉर्न जो होता है वो भी नहीं गुजरती है। सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, अब इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हिंदी में कर्क रेखा, तो वो गुजरती है 8 राज्यों से। इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड एक्सटेंशन, ये कुछ हेडिंग इंग्लिश में दे दिया हूँ, इससे आपको ज़्यादा नहीं होगा। मैं इसलिए लाया हूँ, हिंदी में PDF लाता हूँ, इंग्लिश भी लाता हूँ, इसलिए लाता हूँ कि आप सारे लोग देख पाएँ। इंग्लिश में लाता हूँ तो ज़्यादा नहीं अटैच करते, लेकिन हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी हिंदी समझ लेते हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही लाता हूँ और इंग्लिश में ही लाऊँगा ज़्यादातर। अच्छा जो देखिए, भारत के देशांतरी विस्तार 30 डिग्री होने के कारण भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी भाग के बीच 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। देखिए आपको कंपटीशन में अगर पूछेगा कि 2 घंटे का अंतर जो है क्यों पाया जाता है, तो देखिए आप बताइएगा। भारतीय देशांतर विस्तार 30 डिग्री विस्तार जो होने के कारण देशांतर आपको सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच 2 घंटा 2 आवर का पाया जाता है। देखिए 82 यानी कि 1/2 यानी कि 82 डिग्री जो है ईस्ट को भारत स्थानीय समय गणना के लिए एक मानक देशांतर के रूप में चुना गया है। भारत का समय GMT से 5 यानी कि 5/1/2 घंटे आगे है। ये भी आपको कंपटीशन में बार बार पूछता है, ये सब पॉइंट सब आप याद रखिएगा। देखिए 82 1/2 डिग्री ईस्ट निम्नलिखित राज्यों में से गुजरती है। कौन कौन राज्य से है जो इतना गुजरती है, देखिए उत्तर प्रदेश आपको गुजरता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, यानी कि ये 5 स्टेट है जहाँ से गुजरता है। ये 5 स्टेट से ये जो 82 82 है, यानी कि 82 1/2 सॉरी 82 बोलते हैं, तो ये गुजरती है। देखिए आगे देखिए, क्या उत्तर पूर्वी राज्यों को एक पृथक समय दिया जाना चाहिए? उत्तर पूर्वी राज्य है, क्या देना जाना चाहिए? इस पर क्वेश्चन एक आपको हम बना दिए है, क्या देना जाना चाहिए। देखिए नीचे है, डोंट वरी, आपको आंसर नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख चुके हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की जनता की यह मांग है ये कि उन्होंने पृथक समय दिया जाए, क्योंकि भारत के समय के अनुसार आगे होने के कारण उनकी दिनचर्या प्रभाव पड़ता है। डेली वेज का जो है उसको लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है। पृथक समय के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दीजिए। देखिए समय, देखिए आपको क्वेश्चन भी बनाया हो ताकि क्वेश्चन भी आपको, जब तक किसी भी चीज़ का क्वेश्चन नहीं होगा ना तब तक आपको उतनी टॉपिक पे कमांड नहीं होगा। चाहे दैनिक जीवन में भी अगर आपको क्वेश्चन आपके ऊपर एराइज नहीं होगा तो आपको अंदर से मैच्योरिटी नहीं आएगा, समझ रहे मैच्योरिटी ना। तो देखिए करा समय का उनकी जैविका घड़ी के अनुसार होने के लोगों की, देखिए अब कह रहा है बॉर्डर ऑफ इंडिया, स्थलीय सीमा, स्थलीय जो सीमा है इंडियन आर्मी वाला, कोस्ट वाला नहीं, तो शेयर को बता रहा है। भारत की स्थानीय सीमा देखिए कितना है, देखिए इतना भारत का सीमा है, स्थलीय है, वाटर वाला छोड़ के। भारत की स्थलीय सीमा निम्न देशों के स्पर्श करती है। आपको बताया था कि कौन कौन देश से बाउंड्री शेयर करती है, बांग्लादेश से करती है, चाइना से, पाकिस्तान से, नेपाल से, और कितना कितना करते हैं आप आगे थोड़ा देखने चाहिए, म्यांमार से, भूटान से और अफगानिस्तान से 7 भागों से। ये बहुत आपको कन्फ्यूजन में, नया एस्पिरेंट जो किसी भी होते हैं SSC बैंकिंग रेलवे, उस सबको काफ़ी ये परेशान करता है अफगानिस्तान से, और जो पुराना हो जाते हैं उसको तो पता ही है, सारे चीज़ भाव लेते हैं। तो अफगानिस्तान भी टच करती है और जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर जो है ना उधर के क्षेत्र में। तो चलिए भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, अब उसकी जो लाइन है ना उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो वो बता रहा है रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की, क्योंकि उसमें रेड क्लिफ एक गवर्नर जो ब्रिटिश था उसके नाम से ये रेड क्लिफ है। देखिए भारत चीन की बात करें मैकमोहन से, डूरंट लाइन, देखिए भारत और अफगानिस्तान की सीमा को ये डूरंट लाइन से,
चलिए आगे चलते। जलीय सीमा, कोस्ट बॉर्डर, नेवी जो आपको रक्षा करता है देश को, उसकी बात कर रहा था। भारत की जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। देखिए मेनलैंड और आइलैंड 2094 किलोमीटर, और मेनलैंड की बात करें 5422 यानी कि 108 किलोमीटर। सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, देखिए के अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब कोस्ट वाला है। महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, लद्दाख, लक्षद्वीप सॉरी, गोवा, पुडुचेरी, दमन द्वीप, ये है आपको कोस्ट वाला। तटवर्ती सीमाओं सागर की बात करें तो देखिए आपको देख रहे हैं अनकन्वेंशनल एंड लोअर सी। अब ये सब थोड़ा सा फिगर में है, तो फिगर आपको शो कर दी है। आप थोड़ा सा इसमें देखिए, कहे कि ज़्यादा लॉन्ग ना जाए। बेस लाइन है, हाई सी है, देखिए सीमावर्ती सागर है, टेरिटोरियल सी है, कॉन्टिजियस सी है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ अन्य आर्थिक क्षेत्र। तो देखिए आपको आगे बताएं कि सीमावर्ती सागर की बात कर रहा है। यह क्षेत्र आधार रेखा का है कि यह क्षेत्र आधार रेखा के यानी कि 12 nm तक स्थित है। इस क्षेत्र के भारत का एकाधिकार है। संलग्न सागर की बात करें तो यह क्षेत्रफल देखिए क्या है, यह क्षेत्रफल के आधार पर यानी कि 24 nm तक स्थित है। इस क्षेत्रफल में भारत के पास वित्तीय अधिकार है। यहाँ भारत सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी जो होता है वसूल सकता है, इतना तक वसूल सकता है यानी कि 24 nm तक, उसके बाद नहीं। अन्याय आर्थिक क्षेत्र, देखिए यह क्षेत्र आधार रेखा से 200 nm है तक स्थित है। nm के समझ रहे हैं ना, आपको बता दूं nm क्या होता है, नहीं तो आप nm बोलते जाएंगे आप लोग। ये नॉटिकल माइल होता है, नॉटिकल माइल होता है, सुन लीजिए वॉइस में सुन लीजिए। नॉटिकल माइल इसको फुल फॉर्म बोलते हैं, 200 तक होता है। इसके बाद उसको यानी कि हमारा भारत है ना, उसका कोस्ट लाइन की बात करें किसी भी तरह से, यानी कि किसी तरह मतलब साउथ तरफ या जाइए महाराष्ट्र की तरफ, वहाँ से 200 अंदर जाइएगा समुद्र में, उसके बाद इंटरनेशनल हो जाता है। सारे इंटरनेशनल के मोनोपोली में आता है, अधिकार में आता है। आप उस पर नहीं कुछ कर सकते हैं, रिसर्च हो या कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल तक आपका अधिकार होता है। इसके बाद देखिए कार्य क्षेत्र इसीलिए चाइना का है कि 200 से ज़्यादा उसने साउथ चाइना सी में अपना पैर फैला रहा है, पसार रहा है, इसलिए इसे उसको परेशानी झेलना पड़ रहा है। कार्य क्षमता को बढ़ाएं, इससे लगभग 2.3 अरब यूनिट बिजली की बचत होगी। उत्तर पूर्वी राज्य की जैव विविधता के लिए यह सकारात्मक होगा। देखिए आपको कुछ पॉइंट लिखा है। यदि इनकी यह मांग मान ली जाए कि उत्तर पूर्वी राज्यों की विश्वत केंद्र सरकार पे बढ़ेगा। पहले भी उत्तर पूर्वी राज्यों में चाय बागानी समय है था, उसी के अनुसार अब भी उनके लिए पृथक समय किया जाता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि आप जो देख रहे थे ना, ये थोड़ा सा बीच में टॉपिक अलग आ गया है, तो इतना आप थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ से आपको यहाँ से डायरेक्ट लिंक ये पेज से यहाँ पर लिंक है। पेज बीच में गैप आ गया था, थोड़ा सा PDF यहाँ से आ गया, ठीक है। पृथक समय का विवक्ष तर्क है। पृथक समय से उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगवादी यानी कि राज्यों की जो समय वाला है ना, उसकी बात बता रहा है। अलगवादी भावना बढ़ेगी भारत में, यानी कि समय अगर आप ज़्यादा किसी को देगा, किसी को कम, ये तो अलगवादी होगा ना, वो डिस्ट्रीब्यूट वाला बात हो गया। तो भारत में अभी शिक्षा तथा जागरूकता कम होने के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति बनी सकती है। यदि समय में परिवर्तन किया गया तो परिवहन से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। विभिन्न कार्यस्थलों के बीच समय बिगड़ सकता है। निष्कर्ष यानी कि अगर किसी को ज़्यादा समय दे दिया जाएगा, उसका तो टाइम डायमेंशन ख़राब हो जाएगा ना। किसी को ज़्यादा ये डाइवर्सिटी हो सकता है, बहुत सारा इशू क्रिएट हो सकता है बिजनेस व्यापार में, ट्रेड में भी। तो देखिए वही बात बता रहा है। हाल ही में गुवाहाटी कोर्ट का फैसला इस मुद्दे पर उचित समाधान हो सकता है। गुवाहाटी न्यायालय के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों की पृथक समय मांग उचित है, लेकिन उन्हें पृथक समय देने के यह उचित समय नहीं है। पृथक समय के स्थान पर उत्तर पूर्वी राज्यों में
में दिन के प्रकाश का बचत है, डे लाइट ऑफ सेविंग की जा सकती है। देखिए 2007 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस भारत के समय को आधा घंटा आगे करने का सुझाव दिया था, अतः इसे सुझाव पर अमल किया जाता है। ये गुवाहाटी का था, फैसला कोर्ट का था। ठीक है, आप यहाँ पर लिंक कर लीजिएगा, ऐसे बीच में एक गैप है, यही आपको बॉर्डर जो टाइम देने वाला बात था ना। देखिए ये जो यहाँ से लिंक है, यहाँ पे आपको लिंक है, डायरेक्ट 2 को एरो इंडिकेट कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन यानी कि उप महाद्वीप की बात करें तो उस भाग को उप महाद्वीप उस भाग को कहा जाता है जो महाद्वीप में अपनी एक पृथक पहचान रखता है, एक अपना पहचान रखता है और एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहा जाता है उप महाद्वीप। भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से भारत एशिया के अन्य देशों से पृथक पहचान रखता है। ये अपना एक पहचान है इसका, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी तरह से, भौगोलिक, सांस्कृतिक या कल्चर, किसी भी रूप से। भारत के उत्तरी भाग में पर्वत स्थित है, जैसे हिंदू कुश। देखिए कौन कौन पर्वत, हिंदू कुश, सुलेमान, हिमालय, पूर्वांचल, पूर्व में योगा, जो भारत के एशिया के मुख्य भूभाग से पृथक करता है, जो भारत के मुख्य भाग से पृथक करता है, अलग करता है। भारत के दक्षिणी भाग में महासागरीय क्षेत्र है, जो भारत तथा पड़ोसी देश को पृथक पहचान दिलाता है। भारत का उपमहाद्वीप निम्नलिखित देशों में सम्मिलित है। कौन कौन में है? इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और मालदीव में। भारत का उपमहाद्वीप है, इन देशों में सम्मिलित है। यानी कि भारत जो है ना उपमहाद्वीप, उसमें ये सम्मिलित है, ये कंट्री 8 है। सो देखिए उच्च सागर की बात करें, यह सभी देशों का समान अधिकार होता है। तटवर्तीय सीमा दक्षिण भारत में समकालीन जलवायु, मॉडरेट क्लाइमेट का निर्माण करती है। तटवर्ती सीमा जो होता है, कोस्ट वाला, बंदरगाहों के निर्माण के लिए उपयोगी है। इन बंदरगाहों के माध्यम से आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अर्थात व्यापार किया जाता है। देखिए तटवर्ती सीमा देखिए आगे बात करते हैं। पर्यटन की दृष्टि से यह भी उपयोगी होता है, यानी टूरिज्म के क्षेत्र में, टूरिज्म महासागरीय संसाधनों तक तटवर्ती सीमा पहुंच बनाती है। संसाधन जो होता है ना, वो सुरक्षा की दृष्टि से भी तटवर्ती सीमा महत्वपूर्ण है। सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी की पर्पस से, यानी कि सिक्योरिटी की पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तटवर्ती सीमा नुकसान, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अब स्वाभाविक है, आपको कुछ अच्छा होगा तो उसके साथ कुछ बुरा भी होता है। सारे चीज़ अच्छा ही तो नहीं होता है। अब आपको कोस्ट लाइन होने के काफ़ी डेवलप है, इसलिए बार बार प्रश्न ये भी उठाया जाता है कि कोस्ट वाला लाइन स्टेट सब है बहुत डेवलप है, और ये हमारे देश की सबसे ये कह सकते हैं कि ये नेचुरली है, इसमें किसी भौगोलिक ये एक देन है, हम लोग इसमें क्रिएट नहीं किए हैं। जो बीच वाला है, जैसे बिहार हो, यूपी हो, ये सब कोस्ट से नहीं जुड़ता है, इसलिए काफ़ी ये पिछड़ा हुआ है जो कोस्ट से, क्योंकि वो काफ़ी डेवलप है। समुद्री लुटेरों, तस्करी आदि का भी डर बना रहता है। तटवर्ती सीमा के रख रखाव एवं सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, जो उसके स्टेट जो है ना, उसको अतिरिक्त व्यय भी देना पड़ता है। निष्कर्ष, तटवर्ती सीमा के नकारात्मक प्रभाव होने के कारण बावजूद यह भारत के लिए लाभकारी है। इतना नकारात्मक है फिर भी लाभकारी है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे पोर्ट इतना डेवलप है, बाहर से ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वाटर के थ्रू, तो होगा ही। देखिए अब आगे बात करते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना के कारण भारत में उच्चतम संबंधित विविधता पाई जाती है। देखिए विविधता, बायोडाइवर्सिटी, माउंटेन, हिल, प्लेट्यू और प्लेन। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डाटा कुछ दिया गया वो आप देख लीजिएगा। भारत की भू आकृति प्रदेश निम्नलिखित में है। भू आकृतिक प्रदेश की बात करें, देखिए थोड़ा सा आपको बड़ा कर देते हैं, ये आपको देखिए नॉर्थ माउंटेन रीजन, नॉर्थ प्लेन रीजन, पेनिनसुला प्लेटू रीजन और कोस्टल प्लेन रीजन और ईरानी, देख रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पर दर्शाया गया और यहाँ पर भी आपको, ठीक है।
सब आपको चेन पे दिया गया है। देखिए कह रहा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें, यह भारत की उत्तरी भाग में पश्चिमी से पूर्वी चाप तक के रूप में विस्तृत है। यह पूर्वी कह रहा है यह भारत के उत्तरी भाग में पश्चिमी से पूर्वी तक यानी कि पश्चिमी वेस्ट टू ईस्ट तक फैले है, विस्तृत है, एक्सपेंड है। यह प्रदेश 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तरी पर्वतीय की बात कर रहे हैं तो यह हो गया। इस पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हिमालय पर्वत से होता है। हिमालय पर्वत से इसका निर्माण होता है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है जो टेरिटरी पीरियड में यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के अभिसरण से करता है। हिमालय पर्वत का निर्माण टेरिस है सागर के अवसादों से हुआ था। इस पर्वत का निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से हुआ है। ग्रेनाइट और नीस चट्टान से करे। फ्रेंड्स मैं इस तरह से इसको लाया हूँ पीडीएफ के कि काफ़ी मैं इसको लाया हूँ फ्लेक्सिबिलिटी में, क्योंकि हर बात इसमें लिख दिया हूँ ताकि मैं इसको ज़्यादा नहीं समझाता हूँ कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो चला जाएगा। आपको भी आप इजीली इसको समझ सकते हैं। मैं जो बोलना समझाना चाहूँ वो मैं लिख ही दिया हूँ, तो आप इसको समझते थोड़ा सा। आप चलिए कह रहा है यह स्थित पर्वतों के अल्पाइन हिमनाद पर पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि अल्पाइन जो हिमनाद है ना उस पर पाया जाता है पर्वतों के, जिनका भारत की प्रमुख नदियाँ का उद्गम होता है। जानते हैं जो नदियाँ जो उसका ओरिजिन होता है। इस पर्वतीय प्रदेश को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन 3 भागों में कौन कौन है देखिए टेराइन हिमालय, मेन हिमालय और पेनिनसुला है, पूर्वांचल है। ठीक है। ट्रांस हिमालय की अब डिफिनीशन में है। यह उत्तरी पर्वत ट्रांस हिमालय की, तो यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, नॉर्थ भाग है। यह भाग जम्मू कश्मीर तथा तिब्बत में विस्तृत है। जम्मू कश्मीर तिब्बत में मुख्य हिमालय की दृष्टि से छाया क्षेत्र में होने के कारण यह शुष्क परिस्थिति पाई जाती है। इस भाग में 3 प्रमुख पर्वत हैं। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है सारे कंपटीशन के देखते हुए। देखिए सियाचिन की बात करें, सियाचिन ग्लेशियर, तो गोडवाइन ऑस्ट्रेलियन जो है K2 है, यानी कि सब पर्वत सब है। इंडस है, ये रिवर है, इंडस रिवर। कैलाश मानसरोवर की रथ आप सुनते हैं ना, मानसरोवर यात्रा जो होता है। काराकोरम रेंज, यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी में है। यह भाग सबसे लंबी तथा ऊंची श्रेणी का है। इस श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। इस श्रेणी में बहुत सा अल्पाइन हिमनाद पाए जाते हैं। हिमनाद जो आइस की बात कर रहा है। इस पर बतुरा और बालतोरा, बायोफो और सियाचिन, ये हिमनाद सब है। ग्लेशियर से सियाचिन सब है जो आइस भरी रहती है। सियाचिन हिमनाद यानी कि नुब्रा वैली। देखिए आपको नुब्रा वैली से क्वेश्चन आया है, ये यूपीएससी में भी आया था प्रीवियस ईयर वाला में। नुब्रा वैली से सियाचिन हिमनद, नुब्रा वैली कहाँ है, तो इस सियाचिन हिमनद में है, स्थित है, ये पूछा था। तो नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन हिमनद से होता है। सियाचिन हिमनद विश्व का सबसे ऊंची और युद्ध का भूमि है। युद्ध में वहाँ पे सियाचिन जो है ना, जानते हैं वहाँ पे इतनी आइस का बर्फबारी होता है कि वहाँ पे आर्मी का यानी कि हमारे सैनिक किस तरह से फेस करके, कितने कंडीशन फेस करके वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं वीडियो के द्वारा या और माध्यम से। लद्दाख रेंज की बात करें, इस श्रेणी में देखिए, इस श्रेणी में तिब्बत कैलाश पर्वत आते हैं लद्दाख में। इस दक्षिण मानसरोवर झील कहा जाता है, दक्षिण का मानसरोवर झील भी इसे कहा जाता है। काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के बीच लद्दाख पठार स्थित है। देखिए यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है, यानी कि इसकी 4800 मीटर पर है। यह ये कहता है अंतः पर्वतीय पठार है, इसलिए यहाँ शुष्क परिस्थिति पाई जाती है। यह भारत का ठंडा मरुस्थल है। ठीक है। जास्कर रेंज की बात करें उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय जो है उसकी दक्षिणी श्रेणी है। इस श्रेणी के लद्दाख श्रेणी के बीच सिंधु नदी घाटी स्थित है। मेन हिमालय इंडस, ब्रह्मपुत्र, यानी कि देखिए आपको फिगर के द्वारा है। सैंद्रियन बेंड है। यह पर्वत प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है। यह भाग सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी के तक स्थित है। इस भाग के दोनों ओर अक्षांशीय मोड़ हैं, सेंट्रोलियन
बेंड है, मोड़ है, पाया जाता है। इस भाग में चौड़ाई पश्चिमी भाग से अधिक तथा पूर्वी भाग से कम है। यह लगभग 2400 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है, दूरी पर विस्तृत है। इस भाग में 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, और कौन सा है? बृहद पर्वत, मध्य पर्वत और शिवालिक। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सारे कंपटीशन के लिए। तो इसको थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, जिससे आपको नहीं होगा। और इस वीडियो को इतना सिंपल में नहीं लीजिएगा कि आप सोचिएगा कि इतना इंटरेस्टिंग वो आप यूट्यूब पर, हम जानते हैं ना कि आप लोग यूट्यूब पर चटकदार वीडियो देखने की आप लोगों की आदत है। भले कोई उसमें कंटेंट हो एग्जाम के देखते हुए रहे न रहे, लेकिन चटकदार रहना चाहिए, खूब उसको डेकोरेशन अच्छा रहना चाहिए, लोगो अच्छा रहना चाहिए। तो मैं तो पहले बताया हूँ कि सीधा सिंपल सा मेरा वीडियो रहता है। और एग्ज़ाम से निकालने से मतलब है, प्रोफेसर बनने से तो है नहीं, आपको दिखावा कुछ करना है नहीं। तो एग्ज़ाम की पॉइंट अभी से लाता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। देखिए, आपको ग्रेट हिमालय की बात करें, माउंट एवरेस्ट पे यानी कि 8848 मीटर है। देखिए, आपको कुछ रेंज, नागा पर्वत है, नामचा पर्वत। देखिए, सागर माथा हिमाद्री, यह श्रेणी गंगा पर्वत से नामचा बरखा के बीच स्थित है। नामचा से यह 2400 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत है। इसका औसत चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें, चौड़ाई ऊंचाई हो गया तो 168 मीटर है। ऊंचाई अधिक होने के कारण यह पर्वत वर्ष भर बर्फ़ से ढका रहता है। स्वाभाविक है कि जब ज़्यादा ऊंचाई होता है तो आप तो जानते ही हैं कि नेचुरली है कि इस पर पर्वत बर्फबारी ज़्यादा होता है। हिमाद्री भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी में विश्व के सबसे ऊंची चोटी है, 8848 मीटर स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। नेपाल चीन सीमा जानते हैं, उस पर माउंट एवरेस्ट है। इस नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत को नेपाल में, इस पर्वत पर बहुत से प्रमुख हिमनद स्थित हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपंथ, पिंडरी, मिलान etc। इस श्रेणी में बहुत से दर्रे हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता है। बृहद हिमालय के प्रमुख दर्रे, देखिए बृहद हिमालय आपको बता है कौन कौन में है। देखिए, तिब्बत है, यानी कि इस पर तिब्बत ही है। देखिए, बुर्जिला, जोजिला, बारालच्छा, सीपलका, माना, नीति, देखिए लीपू, नथुला, जेपला और बॉमडिला जो अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी को तो आप जानते ही हैं स्टेट वाइज, इस प्रकार से है। देखिए, बुर्जिला की बात करें, यह थोड़ा मैं सारे के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। यह श्रीनगर को POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो होता है फुल फॉर्म से जोड़ता है। इस दर्रे के माध्यम से घुसपैठ गतिविधियाँ होता है। जो जिला की बात करें, यह दर्रा श्रीनगर के लेह में स्थित है। यह श्रीनगर की लेह में स्थित है। देखिए, आपको सारे एक एक दर्रा को आपको बता दिया फ्रेंड्स। आइए देखिए, इस प्रकार से आपको सारे यहीं पे ख़त्म होता है। देखिए, आज का मेरा टॉपिक देखिए कितना इंटरेस्टिंग था, जो भी ज्योग्राफी का। फ्रेंड्स, आप इससे थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अभी आपको SSC बैंक के लिए अगर मैं फुल सिलेबस लॉन्च करूंगा आपको सारे सब्जेक्ट का, तो मैं कितनी अच्छा से आपको कितना अच्छा कंटेंट दूंगा, कितना अच्छा मटेरियल आपको दूंगा, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। देखिए, आज का मेरा टॉपिक था, हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर SSC बैंकिंग या रेलवे कोई देते हैं तो अगर एलिमिनेट मेथड थोड़ा अपना लिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें सारे बात डिस्कस किया हूँ, लेकिन एलिमिनेट से मेथड, क्योंकि ये इतना ही से क्वेश्चन आपको बार बार उसमें घुमा के अंदर तक दिया रहता है, जिसको आप वो फंसते रहते हैं। सीधा सिंपल भाषा में बोलूँ तो देखिए, आपको सारे इसमें जितना आप कहीं भी वीडियो में नहीं देखते ही होगा कि समुद्र के लिखिए, देखिएगा सारे यूट्यूबर होता है अपने व्यू पाने के लिए, अलग एक्स्ट्रा क्या पर्पस होता है आई डोंट नो। तो उसके लिए एक बनाएगा नॉटिकल माइल पे कि सागर पे बनाएगा, एक टॉपिक बनाएगा। मैं ऐसा नहीं किया हूँ। जो आपको इतना वीडियो कहाँ से आप देखते रहिएगा, इतना टाइम कहाँ स्टूडेंट के पास होता है, उतना कीजिएगा। शॉर्ट नोट्स की तरह बिल्कुल आपको 2D पॉइंट आपके थ्रू मैं सोचता हूँ आप किस तरह सोचते, क्योंकि मैं भी बताया बहुत सारा एग्ज़ाम दिया हूँ, फेस किया हूँ, किस तरह से मुझे नोट्स का है। बस मैं अपना नोट्स ही शेयर करता हूँ, अपना जो पढ़ा हूँ वही शेयर करता हूँ आपके साथ।
देखिए आपको आज कितना अच्छा टॉपिक था आज का, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। और सब्सक्राइब फ्रेंड्स बहुत ही कम है, अभी नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं फुल सिलेबस लेने के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के साथ लाऊँ। इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा फ्रेंड्स। ऐसा कोई भी उसमें कोई भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सभी दिन मैं सारे स्टूडेंट के लिए हेल्प के लिए ही ये मैं चैनल क्रिएट किया हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपको करूँगा। धन्यवाद फ्रेंड। इसका वीडियो यहीं पे फिर मिलते हैं नेक्स्ट।